विदेश नीति का मतलब विदेश नीति का हमको पहले अर्थ समझना पड़ेगा। विदेश का मतलब पर राष्ट्र के लिए नीति बनाया जाना, यानी हमारे राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र के साथ क्या संबंध हो उसके लिए नीतियों का निर्धारण किया जाना। यानी विदेश नीति के अंतर्गत दो या दो से अधिक राष्ट्रों के आपस में क्या संबंध होने चाहिए, किन किन चीज़ों के अंतर्गत उनकी नीतियां बनाई जानी हैं, वो विदेश नीति के अंतर्गत आता है। यानी हमारे देश को दूसरे देशों के साथ किस प्रकार के संबंध हों, किस प्रकार के समझौते किए जाए, किस प्रकार की नीतियों का निर्धारण किया, ये विदेश नीति के अंतर्गत आता है। इसके जो विदेश नीति के हैं इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष है सैद्धांतिक और दूसरा पक्ष है व्यवहारिक। सैद्धांतिक रूप में हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ का सिद्धांत रूप से जो नियम के अनुसार है उसका निर्धारण किया जाता है, और इसके अंतर्गत हम विदेश नीति के उन महत्वपूर्ण तत्वों, उन महत्वपूर्ण नियमों का निर्माण करते हैं जो कि हमारे देश किसी देश के अनुकूल हों। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि उन नियमों को, उन कानूनों को, उन नीतियों को व्यवहारिक जीवन में या व्यवहारिक रूप से देश के अंतर्गत किस तरह क्रियान्वित किया जाए, वो उसका व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत आ जाता है। यानी सैद्धांतिक रूप से बनाया जाना और व्यवहारिक रूप से लागू और उसको क्रियान्वित किया जाना, इसके दो पक्ष हैं। विदेश नीति की प्रमुख जो बातें हैं वो चार है। नंबर 1 नीति निर्माता, हित और उद्देश्य, विदेश नीति के सिद्धांत और विदेश नीति के साधन। नीति निर्माता मतलब जो नीतियों का निर्माण करते हैं वो किस प्रकार के लोग हैं या किस प्रकार से वो विदेश के साथ अपनी नीतियों का निर्माण करते हैं, ये प्रमुख बातें उसके अंतर्गत आते हैं। उन पे डिपेंड करता है किस प्रकार का व्यक्ति है, किस प्रकार की उसकी कूटनीति है, किस प्रकार का वो अपने अंतर्गत इन उद्देश्यों को लेकर कार्य करता है। अगला है हित और उद्देश्य। उसके अंतर्गत क्या है, इन चीज़ों के ध्यान भी रखा जाता है कि हमारे राष्ट्र के क्या उसमें हित छिपे हैं और क्या उसके उद्देश्य हैं। इन चीज़ों का भी इसके अंतर्गत ध्यान रखना पड़ता है। उसके अलावा विदेश नीति के सिद्धांत, यानी सिद्धांत रूप से नियमों के अनुसार से विदेश नीति किस प्रकार बनाई जाए, किस प्रकार से उसको एक प्रारूप के रूप में तैयार किया जाए, उसका ध्यान रखना। अगला है विदेश नीति के साथ उस नीति को बनाए जाने के लिए किन साधनों का हम इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, इन चीज़ों का भी इसके अंतर्गत ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी विदेश नीति की प्रमुख बातों के अंतर्गत इन चार चीज़ों का प्रमुख रूप से ध्यान रखा जाता है। विदेश नीति और गृह नीति, आपने देखो ये भले विदेश नीति और गृह नीति जो है एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे की मतलब एक सिक्के के दो पहलू हैं, इस रूप में इसको लेते हैं। लेकिन विदेश नीति का है दूसरे राष्ट्रों के साथ नीतियों का निर्धारण किया जाना। गृह नीति का मतलब है अपने देश के अंतर्गत किस प्रकार की नीति हो, वो गृह नीति के अंतर्गत आता है। यानी गृह नीति और विदेश नीति के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती हैं जो देश की सुरक्षा को लेकर है, देश की स्वाभिमान को लेकर, देश के गौरव को लेकर है। इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर गृह नीति मजबूत है, गृह नीतियाँ सही ढंग से कार्य कर रही हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव विदेश नीति पर भी पड़ता है। इस रूप में अक्सर देखा जाता है। विदेश नीति और राष्ट्र हित, विदेश नीति को लागू करते समय प्रमुख रूप से इन चीज़ों का राष्ट्र हित का ध्यान रखना परम आवश्यक है। यानी हम हर राष्ट्र की एक भरपूर कोशिश होती है कि वो जब विदेश नीति बनाए, किसी देश के साथ कोई समझौता बनाए, तो अपने देश को अधिक से अधिक लाभ हो। दूसरे देश को क्या लाभ होता नहीं होता उतना ध्यान नहीं रखा जाता जितने अपने देश के लाभ के बारे में सोचा जाता है। इसलिए पर राष्ट्र हित के बजाय स्वराष्ट्र हित के बारे में इसमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है। विदेश नीति का निर्धारण करते समय राष्ट्र हित का सबसे प्रमुख ध्यान रखा जाता है। यह विदेश नीति का मूल उद्देश्य होता है। यानी जब हम किसी देश के साथ अगर संबंध बनाना चाहेंगे तो वो संबंध तब जाके बनेंगे जब हम ये सोचेंगे कि हमको इससे क्या लाभ है। यानी अपने हितों को ताक पर रखकर हम किसी देश के साथ कोई संबंध नहीं बना सकते। यानी अपनी राष्ट्र के हितों की अनदेखी करते हुए दूसरे राष्ट्र के साथ कोई भी विदेश नीति का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसलिए राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए ही विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है। अब है सहयोग, विरोध और तटस्थता या सहिष्णुता। विदेश नीति के लागू करते समय विभिन्न देशों के बीच कई प्रकार के संबंध होते हैं, जिसमें क्या है, आपने देखा होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था,
तो दो गुट क्या करते थे, एक दूसरे का विरोध, यानी पूंजीवादी गुट साम्यवादी गुट का विरोध करता था, साम्यवादी गुट क्या है, पूंजीवादी गुट का विरोध करता था। और उसके आपस में जो पूंजीवादी देश के साथ जुड़े थे वो पूंजीवादी देश का सहयोग करते थे, जो साम्यवादी देश के साथ जुड़े थे वो साम्यवादी देश का सहयोग करते थे और एक दूसरे का वो विरोध करते। लेकिन कुछ देश ऐसे थे जो तटस्थता की नीति अपनाते थे, यानी वो उनके बीच में किसी प्रकार की कोई अपनी भूमिका का निर्धारण नहीं करते थे। आज भी तुमने देखा होगा कि कई देशों में आपने देखा होगा जब कोई डिस्कशन चलता है तो आपने देखा होगा माना अमेरिका और ईरान का बीच में क्या है टेंशन चल रहा था, तो कई देश क्या है अमेरिका के पक्ष में बात कर रहे थे, सहयोग देने की बात कर रहे थे, कई विरोध के बारे में बात कर रहे थे। कई देश ऐसे थे जो तटस्थ बने हुए थे, तो वो किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं देते थे। तो इस प्रकार विदेश नीति में क्या है सहयोग, विरोध और तटस्थ तीन तरह के बारे में जो सिद्धांत और नीतियां हैं उनका भी क्या है निर्धारण किया जाता है। विदेश नीति के निर्धारक तत्व, यानी विदेश नीति के निर्धारण में जो प्रमुख तत्व काम करते हैं किसी देश के अंतर्गत, वो इस प्रकार से हैं। जैसे क्या है, भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन, औद्योगिक क्षमता, सैनिक शक्ति, विचारधारा, विश्व जनमत, प्रचार, आर्थिक उपकरण और युद्ध। इस प्रकार ये कुछ प्रमुख तत्व हैं जो कि विदेश नीति के निर्धारण में कार्य करते हैं। इसके अलावा भी अन्य तत्व हो सकते हैं। नंबर 1, भौगोलिक स्थिति। किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है वो विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण तत्व है। यानी किसी देश के जो भौगोलिक क्षेत्र है बहुत बड़ा है, किसी देश का भौगोलिक क्षेत्र बहुत छोटा है। अगर भौगोलिक क्षेत्र छोटा है, सेनाएं कम भी हैं, तो उसकी सुरक्षा करने में वो सुरक्षा कर सकते हैं। कोई देश क्या है कि अगर किसी देश की भौगोलिक स्थिति बहुत विस्तार पूर्वक है, तो उसमें अगर सेनाएं कम है या सेना छोटी है, तो उसका सुरक्षा करने में उसको बहुत समय या वक्त लगेगा, या उसकी पूरी की सुरक्षा करने में उसके इतने खास सैनिक नहीं हो सकते। इसलिए भौगोलिक क्षेत्र का किसी देश की विदेश नीति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। दूसरा है जनसंख्या। जनसंख्या के दृष्टिकोण से आपने देखा होगा कि क्या है, भारत और चाइना जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में सबसे बड़े देश हैं। और जनसंख्या क्या है, वो मानव संसाधन के रूप में भी कार्य करते हैं। यानी मानव संसाधन, जिस देश का मानव संसाधन जितना सक्षम होगा उस देश का जनसंख्या का जितना बड़ा पार्ट चाइना और भारत में है, क्योंकि मानव संसाधन किसी देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे भारत को कहा गया है कि युवाओं का देश है। आपने देखा होगा कि संसाधनों में जैसे मानव संसाधन है, तो उसमें क्या होते हैं, जो बच्चे हैं और जो वृद्ध लोग होते हैं वो दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी उनको वो कोई कार्य नहीं करते हैं, राष्ट्र के उसमें बहुत ज़्यादा उनका योगदान नहीं होता है। और जो जवान पीढ़ी है, जो जवान लोग होते हैं, वो राष्ट्र के विकास में कार्य करते हैं, यानी कार्य करते हैं, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्रों में, वैज्ञानिक क्षेत्रों में, वो कार्य कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। इसलिए क्या है, वो उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा निर्भरता करते हैं कि किसी देश की जनसंख्या कितनी है, उससे उसकी सैनिक क्षमता, अन्य चीज़ों पर भी उसका बहुत ज़्यादा निर्भरता होती है। प्राकृतिक संसाधन, किसी भी देश के प्राकृतिक संसाधन उस देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। आपने देखा होगा कि हम प्राकृतिक संसाधनों की अगर बात करते हैं, तो प्राकृतिक संसाधनों के मामले में अमेरिका या अरब कंट्रियाँ बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। आपने देखा होगा अरब कंट्रियों के पास केवल पेट्रोलियम पदार्थ है, लेकिन वो विश्व के सबसे ज़्यादा जो धनी देश हैं उनमें गिने जाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है। यानी यहाँ क्या, अब वो अलग अलग चीज़ों पे देखा जाता है। उनको पेट्रोलियम पदार्थों की से धनी बन गई हैं, क्योंकि पेट्रोलियम के बिना कोई भी देश, किसी भी देश की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती है। आप मतलब इसमें सबसे बड़ी चीज जो विदेश नीति है उसमें क्या है, एक दूसरे के साथ संबंध और एक दूसरे का सहयोगी बनकर कार्य करना है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी राष्ट्र अपने आप में पूरी तरह से सक्षम नहीं होता है। इसलिए तीसरा है, चौथा है औद्योगिक क्षमता। किसी भी चीज के लिए औद्योगिक क्षमता का बहुत बड़ा रोल है। अमेरिका, जापान में औद्योगिक डेवलपमेंट है, और औद्योगिक डेवलपमेंट के कारण वो देश के हैं काफ़ी विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। और उसके औद्योगिक क्षेत्र में एक ही चीज़ नहीं, मानव तो लगता है उनकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी मशीनरी चीज़ें हैं जो विभिन्न देशों की सुरक्षा के लिए लेकर हैं, तो उसके लिए क्या है, एक वो बाजार के रूप में भी कार्य करता है और खूब पैसे विभिन्न देशों से पैसे कमाता है। सैनिक शक्ति का क्या है
कि इस चीज में बहुत बड़ा रोल है। आपने देखा होगा कि सैनिक शक्ति भारत और चाइना के पास तीनों प्रकार की सेना है, लेकिन यहाँ पे अगर हम नेपाल को लेते हैं तो नेपाल का कोई पार्ट क्या है, समुद्र से घिरा ना होने के कारण उसके लिए जल सेना का रखना कोई जरूरी नहीं, इसलिए उसके पास इस तरह के नहीं है। तो कहने का मतलब है सैनिक शक्ति के रूप में जैसे भारत के पास बहुत ज्यादा सैनिक है, लेकिन अगर हम तो वहां पे अमेरिका को देखते हैं तो उनके पास जो हथियार हैं, अत्याधुनिक हथियार वो बहुत ज्यादा है। तो सैनिक क्षमता का भी बहुत बड़ा रोल है कि सैनिक क्षमता के आधार पे वो विभिन्न देशों पर क्या प्रभाव डालता है, उसका सबसे बड़ा चीज इसमें कार्य करते हैं। विचारधारा, आपने देखा होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो विचारधाराएं उभर कर सामने आई। एक तरफ साम्यवादी रूस था, तो दूसरी तरफ पूंजीवादी अमेरिका था। और उन्होंने क्या किया कि विचारधारा के आधार पे जो जो देश जिस विचारधारा को फॉलो करते थे या उनको अपने नजदीक पाते थे या अपने अनुकूल पाते थे, उस विचारधारा के अंतर्गत वो चलते गए। आपने देखा विचारधारा के आधार पर ही, जबकि भले ये सारी जगह लागू नहीं होते, देखा होगा कि अमेरिका जो था एक लोकतांत्रिक देश था, भारत भी एक लोकतांत्रिक देश था, लेकिन भारत का अमेरिका के साथ संबंध वर्तमान स्थितियों को छोड़कर, पिछले 10-15 सालों को छोड़कर भारत के साथ कभी भी अमेरिका के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, जिन्हें बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। लेकिन विचारधारा के विरोधी होने के बावजूद साम्यवादी रूस के साथ भारत के जो संबंध हैं वो स्वतंत्रता से लेकर आज तक क्या है बने हुए हैं और अच्छे संबंधों के अंतर्गत आता है। विश्व जनमत, आपने देखा होगा कि विश्व जनमत का भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। आज विश्व जनमत आपने देखा होगा कुछ समय पहले तक जिस भारत को लोग नगण्य और क्या है इग्नोर कर लेते थे, आज उसकी क्या है विश्व जगत में बहुत ज़्यादा रोल अदा कर रहा है और भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में गिना जाने लग गया, क्योंकि विश्व जनमत आज भारत के पक्ष में है। और विश्व जनमत के ही कारण क्या है, जो कूटनीतिक तरह से पाकिस्तान को भारत ने अलग कर दिया है। यानी भारत ने इस तरह का विश्व जनमत तैयार किया है जिसके आधार पे विश्व के अधिकतर लोग भारत की बात मानने के लिए तैयार। यानी विश्व जनमत में क्या होता है कि अपनी विचारधारा और कूटनीति के आधार पे दूसरे देशों को अपने पक्ष में करना, वो अपने अपने पक्ष में किस प्रकार होते हैं उसके लिए एक नीति बनाया जाना है, वो क्या है विदेश नीति में कार्य करता है। प्रचार का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। आप प्रचार तो किसी भी चीज में देखते, अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो प्रचार की भूमिका है। किसी ने अपने जो आइटम औद्योगिक क्षेत्र के आइटम बेचने हैं तो आपने देखा वो टीवी पे प्रचार प्रसार आता रहता है और तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं जिससे कि लोग उसके आकर्षण में आते हैं। उसी प्रकार विभिन्न राष्ट्र अपना प्रचार करके विश्व जनमत को तैयार करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा क्या है आर्थिक उपकरण, आर्थिक उपकरणों में विभिन्न प्रकार के आर्थिक जो गतिविधियां हैं उन उपकरणों का किस प्रकार इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है कि विदेश जो दूसरे राष्ट्र हैं वो उनके संपर्क में आ सकें, उनके संपर्क में कार्य कर सकें, उनको किया जाना। और अगला है युद्ध। ये युद्ध भी बहुत बड़ी चीज है। युद्ध भी कई प्रकार के होते हैं, कई छापामारी युद्ध, गुरिल्ला युद्ध, शीत युद्ध, ये विभिन्न प्रकार युद्ध की वो है। कभी कभी क्या होता है विभिन्न देशों के बीच, कभी कभी क्या होता है वैसे पहले प्राचीन काल में अगर देखा जाता था तो युद्ध के लिए भी एक निश्चित वो किया जाता था कि मतलब जिस राष्ट्र के साथ युद्ध करना है उसको पहले सूचना दी जाती है कि हम आपके साथ युद्ध करने वाले हैं। लेकिन अब क्या होता है, अब ऐसी स्थिति में कारगिल युद्ध हुआ तो पाकिस्तान ने कुछ कहा ही नहीं, आज लगातार वो युद्ध की स्थिति में तो भी नहीं कह रहा। तो युद्ध में क्या है, जब कोई राष्ट्र किसी चीज को बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है तो उसको युद्ध के द्वारा समझाया जाता है। युद्ध करके जो राष्ट्र जीत जाता है, शक्तिशाली है, वो अपनी बातों को उस पर थोप सकता है। इस प्रकार की लिए युद्ध भी एक विदेश नीति का निर्धारक तत्व है। तो हम देखते हैं कि जो विदेश नीति है दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध बनाने, दूसरे राष्ट्रों के साथ समझौते करने, उसमें विशेष रूप से इन तत्वों का तो महत्व है, लेकिन सबसे प्रमुख चीज है राष्ट्रहित। कि राष्ट्रहित की कहीं विदेश नीति के निर्धारण में हम अनदेखी तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्रहित को प्राथमिकता देते हुए, अपने देश के राष्ट्रहितों का ध्यान रखते हुए किसी भी देश के साथ विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है। और वर्तमान समय में विदेश नीति में कूटनीति का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है कि किस प्रकार के इन देशों को अपने साथ किया जाए जिससे कि दुश्मन राष्ट्र हमसे दूर हो सके और उसको अलग थलग किया जा सके। और इसका वर्तमान समय में जो सबसे प्रमुख उदाहरण है वो भारत और पाकिस्तान है कि भारत के पक्ष में विश्व जनमत
खड़ा है, जबकि पाकिस्तान के पक्ष में विश्व जनमत बिल्कुल भी खड़ा नहीं, उसका क्या है, विरोध करता आ रहा है। अगले सत्र के लिए दूसरा टॉपिक लेकर आऊंगा।